नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज का विषय है कंप्यूटर जनरेशन। आज हम जानेंगे कंप्यूटर जनरेशन क्या है। कंप्यूटर जनरेशन से पहले हम थोड़ा रिवीजन करना चाहेंगे एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर के जो भी बिंदु हैं उसे एक बार हम देख लेते हैं और इसके बाद जनरेशन को समझने में हमें काफ़ी आसानी होगी। इसलिए पहले जनरेशन के कुछ बिंदुओं पर हम ध्यान देते हैं। हमें पता है कि सबसे पहला जो वर्ल्ड फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस था जिसका नाम था अबाकस, वह 3000 बीसी में चाइना में बना हुआ था और इस एबाकस को हम स्वान पैड भी कहते हैं। तो वर्ल्ड फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस इज अबाकस। सेकंड इज द पास्कलिन। पास्कलिन डेवलप इन 1642 ब्लेज पास्कल, यानी कि पास्कलिन डिवाइस को 1642 में ब्लेज पास्कल ने बनाया था। हम जानेंगे एबाकस भी कैलकुलेटिंग डिवाइस था और इस एबाकस को और भी बेहतरीन तरीके से मैकेनिकल पावर में बनाने के लिए पास्कलिन को बनाया गया। पास्कलिन 1642 में बना ब्लेज पास्कल के माध्यम से पहला जो मैकेनिकल कंप्यूटर था। इसके बाद अगला जो कैलकुलेटिंग डिवाइस बना जिसका नाम था डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन 1822 में चार्ल्स बेबेज ने इसे डेवलप किया था। यह डिफरेंट इंजन
रिकॉर्ड कर रहे हैं। मन्नू यहां मत आओ और डिस्टर्ब मत करना। बार बार आना जाना और चुपचाप बैठ के अपना पढ़ो। डिफरेंट इंजन के बाद चार्ल्स बेबेज की अगली मशीन एनालिटिकल इंजन बनी। यह एनालिटिकल इंजन 1833 में चार्ल्स बेबेज ने बनाया। यह मशीन में एक नई टेक्नोलॉजी इन्होंने डेवलप किया। यह मशीन कैलकुलेशन में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन तो करती ही थी, साथ में डेटा को स्टोर करने का काम करती थी। और आज का जो आधुनिक कंप्यूटर है इसी चार्ल्स बेबेज की बनाई हुई मशीन पर आधारित है। इसीलिए हम चार्ल्स बेबेज को हम फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। फादर ऑफ कंप्यूटर इज चार्ल्स बेबेज। और हमारा आज का कंप्यूटर क्या करता है? कैलकुलेट करता है और डेटा को स्टोर करता है। हम याद रखेंगे कि चार्ल्स बेबेज की असिस्टेंट लेडी एडा अगस्ता ने पहली बार इनके मशीन में प्रोग्रामिंग की थी। यानी कि वर्ल्ड फर्स्ट प्रोग्रामिंग लेडी एडा अगस्ता थी, जिन्होंने चार्ल्स बेबेज के इस मशीन में पहली बार प्रोग्रामिंग की थी। इसके बाद सेंसस टेबुलेटर को हरमन वोलेरिथ ने बनाया। यह पहली ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक मशीन थी जो इलेक्ट्रिक के माध्यम से सारे कैलकुलेशन पर कार्य करती थी। यह भी चार्ल्स बेबेज के मशीन पर आधारित एडवांस टेक्नोलॉजी में बनाया गया था। और इसके साथ साथ हरमन वोलेरिथ ने पंच कार्ड डिवाइस को बनाया था, जो आधुनिक कीबोर्ड का ही एक स्वरूप है, जिससे हम डेटा को एंटर करने का काम करते हैं। इसके बाद मार्क फर्स्ट नाम की कंप्यूटर बनाया गया। इसे हावर्ड एल्केन ने बनाया था। हम ध्यान रखेंगे ये मार्क फर्स्ट ये पहला कंप्यूटर का स्वरूप था जो हमारे पास इनपुट, आउटपुट और पूरे प्रोसेसिंग के साथ आया हुआ था। इसके बाद इन्हीं एक नाम के कंप्यूटर को बनाया गया। यह जेपी स्कॉट और जॉन मैथेल्स 1946 में बनाया। और ये इन्हीं कंप्यूटर जो था, यह कंप्यूटर पूर्ण रूप से तैयार हो गया था और कंप्यूटर का संपूर्ण विकास, यानी कि पहली बार यदि कोई कंप्यूटर जो इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग के माध्यम से तैयार की गई थी, वह मशीन इन्हीं कंप्यूटर थी। इसी इन्हीं कंप्यूटर को फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर कहा गया। और आज हम इसी जनरेशन के विषय में पढ़ेंगे। What is generation of computer? Generation of computer is development the hardware and software in every development of computer, that is called generation of computer। यानी कि जनरेशन कंप्यूटर में हम कंप्यूटर के हार्डवेयर और उसके सॉफ्टवेयर के विकास के पद्धति को पढ़ने के लिए हम कार्य करते हैं। या हम कह सकते हैं द प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी यूज्ड इन डिफरेंट जनरेशन आर। ध्यान देंगे तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के विकास के अध्ययन को ही हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। कंप्यूटर के 5 जनरेशन होते हैं।
फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन। इस जनरेशन में प्रत्येक जनरेशन के ईयर को हम पढ़ेंगे, प्रत्येक जनरेशन में कौन से हार्डवेयर प्रयोग किए गए थे, कौन से सॉफ्टवेयर प्रयोग किए गए थे, कौन सा इनपुट डिवाइस प्रयोग किया गया था, कौन सा आउटपुट डिवाइस इस्तेमाल किया गया था, और वह कौन कौन से कंप्यूटर थे जो जिस जनरेशन में बनाए गए थे। तो कंप्यूटर जनरेशन 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें कंप्यूटर का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में विकास होना प्रारंभ हुआ था। इसे हम ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट जनरेशन पीरियड इज द 1940 टू 1958, यानी कि 1946 और 1958 के बीच में जिस कंप्यूटर का प्रयोग हुआ उस कंप्यूटर को हम फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि 1946 से और 1958 के बीच में जो भी कंप्यूटर बना और जिसका प्रयोग हमने किया वह फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कहलाएगा। इसमें इस जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया। वैक्यूम ट्यूब क्या था? एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट था जिसके माध्यम से उस कंप्यूटर में इलेक्ट्रिसिटी या पावर जनरेट किया गया था, जिसके माध्यम से कंप्यूटर ऑपरेट होता था। और इस कंप्यूटर में मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी के लिए इस्तेमाल किया गया था, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के लिए वैक्यूम ट्यूब और डेटा को स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग किया गया था। और इसके मेन फीचर क्या थे, इसको हम ध्यान से देखेंगे। इसके मेन फीचर थे कि इसमें वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी लगा हुआ था। आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये वैक्यूम ट्यूब है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का काम करती थी जो हमारे उस सीपीयू में पावर को जनरेट करती थी, सिस्टम को ऑपरेट कराती थी, मैनेज करती थी। दूसरा है सपोर्टेड मशीन लैंग्वेज ओनली, यानी कि यह सिर्फ मशीन लैंग्वेज को समझती थी, मशीन की परिभाषा को समझती थी। वेरी कॉस्टली, ये काफी महंगी थी क्योंकि इसको चलाने के लिए, इसको खरीदने के लिए काफी पैसे खर्च करने पड़ते थे। जनरेटेड लॉट ऑफ हीट, यानी कि यह जो डिवाइस थी, आप देखेंगे यह फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है जो बहुत लार्ज है। इसमें बहुत सारे वैक्यूम ट्यूब लगे हुए हैं। यह बहुत सारे वैक्यूम ट्यूब की कॉस्ट अधिक होती थी, इसलिए काफी कॉस्टली थी। यह जनरेशन में ये जो कंप्यूटर था ये लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को लिया करता था, यानी कि ये साइज में बड़ा था और कंज्यूम लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जब बिजली को अधिक खाएगा तो यह हीट को अधिक जनरेट करता था। और यह सिस्टम काफी धीरे हुआ करता था, यानी कि कोई भी कैलकुलेशन करने में अधिक समय बाद इसका रिजल्ट आता था। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, जिसे आज हम मदरबोर्ड बोलते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के रूप में वैक्यूम ट्यूब, और इसमें मशीन लैंग्वेज था। यह काफी कॉस्टली था और यह काफी इलेक्ट्रिसिटी को लेकर चलता था, इसलिए काफी हीट को प्रोड्यूस करता था। इसकी इनपुट और आउटपुट जो है काफी स्लो होती थी और यह साइज में बहुत बड़ा होता था। लगभग एक कमरों से बहुत बड़े साइज का यह कंप्यूटर हुआ करता था। इसमें कौन कौन से कंप्यूटर आते हैं? फर्स्ट जनरेशन में ये जो कंप्यूटर हैं, ऐसे ही कंप्यूटर इस्तेमाल होते थे जिनका नाम था इनिएक, जिनका नाम था इडबैक और जिनका नाम था यूनिबैक। सेकेंड जनरेशन, अब हम पढ़ेंगे सेकेंड जनरेशन के विषय में। हम ये जानते हैं जब कोई डिवाइस हम यूज करते हैं तो अगली बार जब वो कंपनी दूसरी डिवाइस को बनाती है तो पहले जनरेशन में जो भी उसके डिवाइस में कमियां होती हैं या नेक्स्ट डिवाइस में जो आवश्यकता होती हैं वह नए डिवाइस में बनाया जाता है। तो पिछले जनरेशन में ध्यान रखेंगे, वैक्यूम ट्यूब लगने से काफी बड़ा साइज था और यह कंप्यूटर बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता था, इलेक्ट्रिसिटी लेता था, साइज में बिग था, बहुत कॉस्टली था। इन्हीं चीजों को रिड्यूस करने का कार्य सेकेंड जनरेशन में किया गया। तो 1959 से 1965 तक जो भी कंप्यूटर इस्तेमाल किए गए या उन बीच में जो भी कंप्यूटर बने थे जिनका प्रयोग हम करते थे, वह कंप्यूटर सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर कहलाता था। हम ध्यान देंगे, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया, यानी कि वैक्यूम ट्यूब को हटाकर उसके जगह ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। ट्रांजिस्टर क्या होता था? ये
आपके फर्स्ट जनरेशन से काफी तेज प्रोसेसिंग करने का काम करता था। यानी कि कम से कम सैकड़ों वैक्यूम ट्यूब की अकेले, मतलब सैकड़ों वैक्यूम ट्यूब को एक ट्रांजिस्टर अकेले ही चला सकता था। यानी कि एक ट्रांजिस्टर कई वैक्यूम ट्यूब के बराबर था। इसलिए इस कंप्यूटर की साइज क्या हो गई, काफी स्मॉल हो गई। हम ध्यान रखेंगे, जहां कंप्यूटर एक बड़े से कमरे में रहा करता था, उसकी साइज घट के क्या हो गई, एक बड़े से टेबल पर आ गई। यानी कि ट्रांजिस्टर ने क्या किया, कई वैक्यूम ट्यूब को अकेले ही उसके पावर को कंज्यूम करता था। इसलिए इस कंप्यूटर की साइज क्या हो गई, काफी छोटी हो गई। यह पावर में तेज हो गया, ये हीट कम प्रोड्यूस करता था, इसका साइज नॉर्मल साइज हो गया, यानी कि उससे छोटा हो गया। और इसमें हम ध्यान देंगे, ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया। मैग्नेटिक कोर को प्राइमरी मेमोरी के रूप में इस्तेमाल किया गया। यानी कि वहां पर मैग्नेटिक ड्रम लगे हुए थे, यहाँ पे मैग्नेटिक कोर का प्रयोग किया गया और यह कोर क्या किया, डेटा को स्टोर करने का कार्य करता था। मैग्नेटिक टेप एंड मैग्नेटिक डिस्क वर यूज टू सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। यानी कि यहाँ पर प्राइमरी मेमोरी के लिए मैग्नेटिक कोर का और सेकेंडरी मेमोरी के लिए हम मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग करना शुरू किए। अब हम जानेंगे प्राइमरी मेमोरी, जहाँ पे टेम्परेरी डेटा स्टोर होता है, और सेकेंडरी स्टोरेज में परमानेंट डेटा स्टोर होता है। यहाँ पर असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फोर्ट्रेट और कोबोल का प्रयोग किया गया। हम जानते हैं कि प्रत्येक कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए यहाँ पर मशीन लैंग्वेज का प्रयोग हुआ था और यहाँ पर हम फोर्ट्रेट और कोबोल का प्रयोग किए। ये क्या है, एक लैंग्वेज है, कंप्यूटर को ऑपरेट करने की एक भाषा है। हम ध्यान रखेंगे, यह कंप्यूटर काफी साइज में छोटा हो गया, यह काफी तेज हो गया, यह हीट को कम प्रोड्यूस करता था, कम इलेक्ट्रिसिटी पे चलता था और ये काफी फास्ट था। क्यों? क्योंकि इसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। इसके एग्जाम्पल कौन से हैं? इसके एग्जाम्पल IBM 1620 है, IBM 1794 है, CDC 1604 है, CDC 3600 है और यूनिवैक 1108 है। यह आपके सेकेंड जनरेशन के मॉडल कंप्यूटर थे। सेकेंड जनरेशन के बाद आया थर्ड जनरेशन। अब सेकेंड जनरेशन में जो भी कमियां थी उसे थर्ड जनरेशन में पूरा किया गया तथा नए मॉडल में कौन सी फैसिलिटी और हमें चाहिए उसे ऐड किया गया। इसी को बोलते हैं एडिशन ऑफ ईयर। यानी कि जिस भी हम डिवाइस को डेवलप कर रहे हैं उसमें आगे चलकर जो भी विशेषताएं डाली जाती हैं, यही है एडिशन ऑफ जनरेशन। यहाँ पे देखेंगे थर्ड जनरेशन में ट्रांजिस्टर को बदलकर उसके जगह आईसी का प्रयोग किया गया। अब हजारों और सैकड़ों आईसी, मतलब सैकड़ों ट्रांजिस्टर के बराबर एक आईसी होती थी और इसकी पावर यदि बढ़ा दी जाए तो हजारों ट्रांजिस्टर के बराबर एक आईसी होती है। आईसी क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। इसे थर्ड जनरेशन में प्रयोग किया गया। इसको प्रयोग करने से कंप्यूटर हमारा डेस्कटॉप मॉडल हो गया, यानी कि इतना छोटा हो गया कि हम उसे किसी भी छोटे से मेज के ऊपर हम रख सकते हैं। ध्यान देंगे, ये जो आईसी है, आईसी को डेवलप करने वाले थे जैक किलबाई। इन्होंने आईसी को डेवलप किया था, जिनका फिगर आप देख रहे हैं, ये आईसी है। आईसी इस जनरेशन में आईसी का इस्तेमाल किया गया, इसलिए यह साइज क्या हो गया, एकदम छोटा हो गया। छोटा माने डेस्कटॉप मॉडल हो गया। इस जनरेशन में जनरेट लेस हीट, यानी कि ये हीट बहुत कम प्रोड्यूस करता था और यह सिस्टम दोनों जनरेशन से काफी फास्ट हो गया और स्टिल कॉस्टली। और यह क्या हो गया, ये अन्य की तुलना में इसका कॉस्ट कुछ नॉर्मल रहा। ध्यान रखेंगे, सपोर्ट हाई लेवल लैंग्वेज लाइक बेसिक, यानी कि यह बेसिक मॉडल पर
यानी कि बेसिक लैंग्वेज के माध्यम से कार्य करना शुरू किया। यानी कि इसका साइज छोटा हो गया और यह डेस्कटॉप मॉडल हो गया। इसमें साइज छोटे होने की वजह से ये पावर कम लेता था, हीट कम प्रोड्यूस करता था, इसकी कॉस्ट भी नॉर्मल हो गई थी और यह बेसिक लैंग्वेज के माध्यम से ऑपरेट की जाती थी। इसमें मुख्य मॉडल IBM 360 सीरीज था, हनीवेल 6000 सीरीज है और PDP यह मॉडल थर्ड जनरेशन के हैं। हम ध्यान देंगे सेकेंड जनरेशन का टाइम पीरियड 1965 टू 1971 था, जिसके बीच में जो भी कंप्यूटर इस्तेमाल हुए वह सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर हुए और इन कंप्यूटर की विशेषता थी कि इसमें IC का प्रयोग किया गया। इसके बाद हुआ फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन वही है जो थर्ड जनरेशन में जो कमियां हैं उसे पूरी की गई और नई जो है एडवांस फैसिलिटी उसमें ऐड की गई। ध्यान देंगे यह जो पीरियड है फोर्थ जनरेशन 1971 टू 1980 तक है और इस कंप्यूटर में जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इस्तेमाल किया गया था उसका नाम था VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। यह 5000 ट्रांजिस्टर के अकेले ये बराबर हुआ करता था। यानी कि यह फीचर आने से कंप्यूटर क्या हुआ, हमारा काफी फास्ट हो गया। हम ध्यान रखेंगे जब यहाँ पर 5000 transistor and other circuit element their associate circuit on a single chip, so it called microprocessor। यानी कि VLSI जो था यह 5000 ट्रांजिस्टर को मिलाकर जो चिप तैयार किया गया वह क्या है, हमारा माइक्रो प्रोसेसर। ध्यान रखेंगे फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया। यह माइक्रो प्रोसेसर आज के सभी कंप्यूटरों में प्रयोग होता है, जिसे हम कोर i7 भी बोलते हैं, डुअल कोर भी बोलते हैं, कोर टू ड्यू भी बोलते हैं। इसके लग जाने के बाद हमारा कंप्यूटर क्या हुआ, काफ़ी पोर्टेबल हो गया। यानी कि छोटा तो हुआ ही, लेकिन इतना छोटा हो गया कि जैसे लैपटॉप पॉमटॉप भी इस जनरेशन में डेवलप कर लिए गए। डेस्कटॉप हुआ, डेस्कटॉप के बाद लैपटॉप, पॉमटॉप, नोटबुक, मोबाइल्स, ये सारे माइक्रोचिप की मदद से ही बनाए गए। ध्यान रखेंगे VLSI यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इसमें यूज हुआ, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया। वेरी चीप, और ये बहुत सस्ते हुए, यानी कि तीनों जनरेशन में सबसे सस्ता कंप्यूटर इसी जनरेशन यानी कि फोर्थ जनरेशन में हुआ। पोर्टेबल एंड रिलायबल, यानी कि ये इतना छोटा हो गया, लैपटॉप पॉमटॉप भी इसमें बना लिए गए, यानी कि इतना छोटा साइज हो गया। और मोबाइल, नोटबुक, ये सारे कुछ यहाँ डेवलप हो गए। वेरी स्मॉल साइज, और इसकी साइज बहुत छोटी हो गई। एंड पाइपलाइन प्रोसेसिंग, यानी कि बहुत छोटे में इसकी प्रोसेसिंग, यानी कि बहुत साइज छोटे होने से और लेकिन हैवी प्रोसेसिंग करने के लिए तैयार हुआ। कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेट वाज इंट्रोड्यूस, यानी कि इसमें इंटरनेट की सबसे अधिक फैसिलिटी दी गई, यानी कि परिचय कराया गया। इसमें जो कंप्यूटर आए वो डेक 10 आए, स्टार 1000 आए, क्रे 1 आया, यानी कि सुपर कंप्यूटर भी इस फोर्थ जनरेशन में डेवलप किया गया। अब बात करेंगे फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। पहले टाइम पीरियड की बात करेंगे। इसका टाइम पीरियड स्टार्ट होता है 1982 टिल डेट, यानी कि आज तक, और भविष्य में जितने भी कंप्यूटर बनाए जाएंगे वह फिफ्थ जनरेशन के कहलाएंगे। यानी कि 1982 टिल डेट, आज तक, और आज तक से भविष्य में जो भी कंप्यूटर बनाए जाएंगे वह फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर कहलाएगा। इसमें इस जनरेशन में जो टेक्नोलॉजी यूज की गई थी उसका नाम है VLSI, यानी कि ULSI, यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इन टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया। यहाँ पर पैरेलल प्रोसेसर हार्डवेयर का प्रयोग किया गया, प्रोसेसिंग हार्डवेयर का प्रयोग किया गया, और इसमें सबसे एडवांस वर्जन का AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का प्रयोग किया गया। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट क्या है? जैसे हम बात करें कि आज के समय में जो रोबोट है, रोबोट क्या करता है, कोई भी भाषा बोल सकता है, कोई भी पोजीशन, कोई भी स्थिति, कोई भी एटमॉस्फेयर में वह रह सकता है, कार्य कर सकता है। यानी कि उसे देश की सारी भाषाएं आएंगी, वह किसी भी लैंग्वेज को बोल सकेगा, समझ सकेगा,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट यही है। जैसे हम जाने गूगल असिस्टेंट, किसी भी भाषा में यदि हम कुछ भी बोलते हैं वह वैसा ही प्रोसेसिंग करता है, उसे समझता है, उसे प्रोसेस करता है, उसके अनुसार कार्य करता है। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट और अपने तर्क से किसी भी रिजल्ट को वह बना सकता है, यानी कि ह्यूमन ब्रेन की तरह जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया उसका नाम है एआई, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। यानी कि इसमें पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर का प्रयोग किया गया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का प्रयोग किया गया, यानी कि यह कंप्यूटर जो है मानव की तरह ही कार्य करेगा, लेकिन मानव से कई गुना पावरफुल होगा। ध्यान रखेंगे मेन फीचर में यूएलएसआई टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया, यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग किया गया। डेवलपमेंट ऑफ ट्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, यानी कि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया गया और यह नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग करता था, यानी कि किसी भी भाषा में यदि हम बोले तो ये उसके अनुसार कार्य करता है। वेरी चीप, ये बहुत सस्ते कंप्यूटर होंगे। ध्यान रखेंगे कि मोर यूजर्स फ्रेंडली इंटरफेस और मल्टीमीडिया फीचर, यानी कि यह इको फैमिली होगा, यानी कि यह मानव की आवश्यकता के अनुसार ही ये कार्य करेगा। और मल्टीमीडिया फीचर, यानी कि जैसे मल्टीमीडिया हम चाहेंगे, चाहे वीडियो में, ऑडियो में, ग्राफिक में, एनिमेशन में, यह उसी अनुसार अपने रिजल्ट को दिखाने का कार्य करेगा या हमारे साथ इंटरफेस होगा। वेरी पावरफुल, यानी कि इसकी पावर सभी जनरेशन के कंप्यूटर से काफ़ी तेज होगी। और रोबोटिक, यानी कि रोबोट भी इसमें बनाए जाएंगे। और न्यूरल नेटवर्क, यानी कि इसमें विभिन्न प्रकार के नेटवर्क भी बनेंगे। गेमिंग और प्लेइंग भी इसमें किए जाएंगे। यदि हम देख लें तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट यानी कि पैरेलल हार्डवेयर है। यहाँ पर यह कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का प्रयोग करेगा। यहाँ पे सबसे छोटा मॉडल कंप्यूटर तैयार होगा। यहाँ रोबोटिक सिस्टम भी तैयार किए जाएंगे। इसमें मेन कंप्यूटर कौन थे? डेस्कटॉप थे, लैपटॉप थे, नोटबुक, अल्ट्रा बुक और क्रोम बुक भी यहाँ पर डेवलप कर दिए गए। इस वीडियो में मैंने आपको 5th जनरेशन बताया, यानी कि फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ को बताया। इसको लाइन बाय लाइन हम पढ़ेंगे, इसको समझेंगे और इसे याद करने का प्रयास करेंगे। आप याद रखें, ये वीडियो लंबा तो है, लेकिन यदि आप इस वीडियो को पूरा याद कर लेते हैं तो प्रत्येक किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, किसी भी क्लासेस में इसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है। ये सिर्फ स्टूडेंट के लिए नहीं, ये प्रोफेशनल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसे अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसे कमेंट भी करें, जिससे मुझे ये पता चलेगा कि आपको इस वीडियो में क्या नहीं समझ में आया। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।